चीफ कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या हो गई है, उसके बाद ईरान को भी डर सता रहा है। खामनेई डरे हुए हैं कि कहीं उनका भी ऐसा ही असर ना हो जाए। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि खामनेई कोई नई रणनीति बनाने में लगे हैं या फिर उन्हें भी अब अपनी मौत का डर सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। सैयद हसन नसरल्लाह की मौत लिखने के बाद नेतन्याहू लेबनान के घर घर तक फैले हिजबुल्लाह की जड़ को काट रहे हैं। हर घर के किचन और गैराज को निशाना बनाया जा रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने अपने घातक रॉकेट छिपाए हुए हैं। बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाके गोला और बारूद से दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह को इतिहास बनाने के लिए अब लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक की बात कही है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. हमास के बाद इजराइल का यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई कि कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही वो बयान है जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी के खात्मा करने की कसम खा चुका है। ऐसे में टारगेट में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסנוואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. אני מבקש להודות לצה"ל, לחיל האוויר, לאמ"ן, למוסד, לשב"כ, על ההישגים הכבירים, ולא רק אתמול. אזרחי ישראל, יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. नेतन्याहू एक के बाद एक अपने दुश्मनों का सफाई कर रहे हैं और उनकी बातों से साफ है कि अब नंबर ईरान का है। इधर खामनेई ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा, जिससे इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया गया है। इजराइल पर हर घंटे रॉकेट और मिसाइल की बारिश हो रही है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम इन तमाम हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन सवाल कि कब तक ऐसा डिफेंस सिस्टम बारूदी वर्षा को रोक पाएगा। यमन से हूती बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, तो इराक से इराकी रेजिडेंट्स फोर्स के निशाने पर इजराइल है, तो सीरिया से जेनायून ब्रिगेड और फतेहमयून डिवीजन रॉकेट बरसा रहे हैं। इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन हूती बना है, जो नसरल्लाह की मौत के बाद बेहद आक्रामक है। אנחנו קיימנו בשעות האחרונות הערכת מצב, וכעת אנו מודיעים על עדכון בהנחיות פיקוד העורף. שר הביטחון אישר שהחל מהיום, מהשעות הקרובות, חל איסור על התכנסויות העולות על 1,000 איש באזורים שונים במרכז. लेबनान के प्रधानमंत्री मेकाती भी इजराइल के आक्रमण से डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए ईरान आगे आया है। लेबनान में इजरायली हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें दावा किया गया है कि वो आने वाले दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। सेना की तरफ से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही इन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत दी जाएगी। ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह लेबनान में सेना भेज सकता है। नसरल्लाह की मौत होने पर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, अभी भी हिजबुल्लाह की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू पर ब्रिगेड काल की तरह टूट पड़ी, उससे खामनेई भी डरे हुए हैं, और यही वजह है कि नेतन्याहू के हुंकार के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर भी डर गया है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से पूरा ईरान अलर्ट पर है। खामनेई ने अनहोनी की आशंका के चलते फौज को तैयार रहने का आदेश दिया है, तो वहीं एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। एहतियातन लेबनान में सुरक्षा के मद्देनजर ईरान ने अपनी सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है, और कहा जा रहा है कि खामनेई ने अपनी सिक्योरिटी भी टाइट कर ली है और किसी सुरक्षित स्थान पर पनाह लिए हुए है। नसरुल्लाह के खात्मे से सिर्फ ईरान ही नहीं, खान यूनुस का कसाई और हमास का टॉप लीडर याहिया सिनवार भी डरा हुआ है। उसे डर है कि जिस तरह से तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा गया, फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में ही नसरुल्लाह की कब्र खोद दी गई, उसका कहीं यही हाल ना हो। इसके लिए अब वो अपनी जगह बदल रहा है। गाजा पट्टी में अपना ठिकाना उसने बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। बड़ा जवाब देते उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश और आतंक की धुरी है। पाकिस्तान की आतंक नीति कहीं नहीं चलेगी और आतंकवाद जो है अब दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बन गया। पश्चिम एशिया में हालत चिंताजनक है। बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। डायलॉग डिप्लोमेसी से काम हो सकता है। तो देखिए, यूएनजीए से एस जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला देखने को मिला है और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है आतंक की धुरी है, लेकिन पाकिस्तान की आतंक की नीति कभी भी कामयाब नहीं होगी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। शहबाज को जयशंकर का जवाब। I now give the floor to His Excellency Subrahmanyam Jaishankar, Minister of External Affairs of India. आतंकवाद पर लताड़ बेहिसाब। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. कश्मीर पर शहबाज रोया। Long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir. भारत ने आतंकवाद पर धोया। We see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी इज्जत दिलवाने में माहिर पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि इस मामले में उससे आगे कोई और देश हो ही नहीं सकता। 24 घंटे पहले जिस तरह कश्मीर को लेकर यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान ने अपना दर्द बयां किया, तो जवाब में उसके इस जख्म पर भारत ने आतंकवाद की मिर्ची मल। Many countries get left कई देश ऐसी परिस्थितियों के कारण पीछे रह जाते हैं जिन पर उनका बस नहीं चलता, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो जानबूझकर ऐसा चुनाव करते हैं कि जिससे विनाशकारी परिणाम हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कुकर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, खासकर उनके पड़ोसियों पर, especially the neighborhood. आतंकवाद और कट्टरता पर पाकिस्तान को दुनिया भर के ताने सुनने की तो आदत सी हो गई है, लेकिन यूएन के मंच से इस मुद्दे पर अपनी बेइज्जती कराना उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बखूबी जानते हैं। When this polity instills such fanaticism among its people, ये राजनीति अपने लोगों में ऐसी कट्टरता पैदा करती है जिसकी जीडीपी को केवल कट्टरपंथ और निर्यात को आतंकवाद के रूप में ही मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि वो जो बुराइयां दूसरों पर थोपना चाहता है वो उसके ही समाज को निगल रही है। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकता, ये केवल कर्म है। ऐसा निष्क्रिय देश जो दूसरों के जमीन पर कब्जा करने का